अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा काम, हमारी ये गुफ्तगू पसंद आए तो स्मार्ट स्कोप नामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए अहम है। चलें अब आते हैं आज के मौजू पर। आज हम एक बड़ी दिलचस्प सी इस्तिलाह पर बात करने वाले हैं। सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, मगर ये काम की जगह के कुछ खास रवैयों को बड़ी अच्छी तरह बयान करती है और ये इस्तिलाह है क्रीम रोल सिंड्रोम। तो आज का हमारा मकसद ये है कि जो मालूमात हमारे पास हैं उनकी मदद से ज़रा गहराई में जाएं, समझने की कोशिश करें कि ये क्रीम रोल सिंड्रोम आखिर है क्या भला, मतलब क्या है इसका, और दफ्तर के माहौल पर, ताल्लुकात पर और ज़ाती तरक्की पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो आइए इसको ज़रा खोलते हैं। तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है, जो हमें तफसील मिली है उसके मुताबिक, कि एक साहब एक कंपनी के सीईओ से मिलने गए। वक्त था गालिबन दोपहर 12 बजे का। मगर दफ्तर पहुंचे तो पता चला सीईओ साहब ज़रा मसरूफ़ है, मुलाकात 12:30 बजे हो पाएगी। अब आधा घंटा इंतज़ार करना था, तो वो वहीं इस्तकबालिया के पास जो वेटिंग रूम था वहाँ बैठ गए। अच्छा, उस वेटिंग रूम में ना एक साहब पहले से बैठे थे और उनके चेहरे से, उनके अंदाज से, मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज से ना शदीद किस्म की बेजारी टपक रही थी। ऐसा होता है अक्सर। जी बिल्कुल, ऐसे लग रहा था जैसे बस दुनिया से ही उकताए हुए हैं। हाथ में मोबाइल था मगर उसको भी नहीं देख रहे थे, बस सामने घूर रहे थे। तो हमारे जो रावी हैं, जो इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कोशिश की कि उनसे बातचीत की जाए। शुरू में तो वो साहब थोड़ा हिचकिचाए, शायद बात करने के मूड में नहीं थे। जी जाहिर है, परेशानी में इंसान ऐसे ही होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हो गई और बातों बातों में क्या पता चला कि वो साहब उसी दफ्तर के मुलाजिम हैं और किस्मत देखें, उसी दिन थोड़ी देर पहले ही उनकी उसी सीईओ से, जिनसे हमारे रावी मिलने आए थे, किसी बात पर बहुत सख्त किस्म की डांट पड़ी थी, या जिसे क्लास होना कहते हैं। ओहो, अच्छा। जी, और वो इतने दिल बर्दाश्ता थे, इतने मायूस, कि कह रहे थे बस जी बहुत हो गया, अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, नई नौकरी ढूंढनी है। कह रहे थे मैं अपनी सीट पर भी नहीं गया, सीधा यहाँ आके बैठ गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। काफी शदीद रद्द अमल था। जी बिल्कुल। तो ये सुनकर हमारे रावी ने हमदर्दी तो की, मगर फिर एक सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं इसी दफ्तर में एक और साहब को भी जानता हूँ, वो भी इन्हीं सीईओ साहब के अंडर काम करते हैं, मगर मैंने तो कभी उनके मुंह से बॉस की कोई बुराई या शिकायत नहीं सुनी। वो तो हमेशा ठीक ठाक मुतमईन ही लगते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बॉस इतने सख्त हैं, इतने गुस्से वाले हैं, तो वो साहब कैसे बचे रहते हैं, उन पर सख्ती क्यों नहीं होती? ये तो बड़ा वैलिड सवाल है। जी, अब जैसे ही उन दूसरे साहब का जिक्र आया ना, तो वो जो परेशान बैठे थे उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, तल्ख सी। कहने लगे, हाँ साहब, उनका क्या है, उनसे कौन पंगा ले सकता है, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो तो इदारे की आंख का तारा है। अच्छा, तो मतलब कोई खास पोजीशन थी उनकी? यही तजस्सुस रावी को भी हुआ। उन्होंने फौरन पूछा, अच्छा ऐसी क्या खास बात है उनमें, इदारे में इनका रोल क्या है? बस ये रोल का लफ्ज सुनना था। इन साहब ने जो जवाब दिया ना, वो बिल्कुल ही गैर मुतवक्के था। कहने लगे, जनाब इनका रोल जो है ना, वो क्रीम रोल है। क्रीम रोल? जी, क्रीम रोल। अब आप सोचें, रोल पूछा, जवाब आया क्रीम रोल। रावी तो हैरान ही रह गए कि ये क्या बात हुई, क्रीम रोल, इसका क्या मतलब भला? ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। यहाँ देखें जुबान कैसे काम करती है। एक सीधा सादा सा प्रोफेशनल सवाल था, रोल क्या है, और जवाब कैसा आया? बिल्कुल गैर रस्मी, लेकिन इतना अलामती, इतना मानेखेज। क्रीम रोल लफ्ज सुनने में तो मीठा है, हल्का फुल्का है, मगर जिस रवैये की तरफ ये इशारा कर रहा है ना, उसके पीछे एक गहरी तनकीद छुपी हुई है। दफ्तर के कल्चर पर, वहाँ के माहौल पर। ये जाहिर करता है कि लोग बाज़ औक़ात कितनी तख्लीकी तशबीहात इस्तेमाल करते हैं पेचीदा सच्चाइयों को बयान करने के लिए,
है ना, क्रीम रोल नहीं है, ये पूरा क्रीम रोल सिंड्रोम है। ओ, सिंड्रोम, यानी ये कोई एकाध बात नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कोई बीमारी होती है ना जिसकी कई अलामतें होती हैं, ये वैसा कुछ है, रवैयों का, आदतों का एक पूरा मजमुआ। रावी ने भी अपनी तसल्ली के लिए ना फौरन फोन निकाला, गूगल किया क्रीम रोल सिंड्रोम, और कुछ मिला? कुछ नहीं, गूगल को भी नहीं पता था ये क्या है। तो मतलब ये वहीं की इजाद है? जी, लगता तो यही है। ये कोई किताबी इस्तिलाह नहीं, बल्कि शायद उन्हीं साहब की या उनके दफ्तर में चलने वाली कोई लोकल सी टर्म है जो एक खास किस्म के बंदे को बयान करती है। फिर उन साहब ने इस सिंड्रोम की कुछ निशानियां बताईं, वो बड़ी काबिल गौर हैं। उनके मुताबिक ये सिंड्रोम जिन लोगों में होता है ना, उनमें कुछ बातें मुश्तरक होती हैं। पहली बात, उन्हें अपना असल काम जिसके लिए तनख्वाह मिलती है वो ठीक से नहीं आता, महारत नहीं होती। बिल्कुल, पेशावराना नाअहली। दूसरी बात, वो अक्सर कामचोर भी होते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। तीसरा, उनकी अखलाकियात, एथिकल वैल्यूज, वो भी कोई बहुत मजबूत नहीं होती, मौका परस्त होते हैं। सही। चौथा, वो खुद से कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं दे सकते, उनके पास दिखाने को अपना काम कमी होता है। तो फिर आगे कैसे बढ़ते हैं? वही तो असल बात है। पांचवा नुक्ता, वो आगे बढ़ने के लिए या अपनी नालायकी छुपाने के लिए दूसरों के कंधे इस्तेमाल करते हैं। मतलब काम कोई और मेहनती बंदा करेगा और ये सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पर या चापलूसी से उसका क्रेडिट खुद ले जाएंगे। ओह, ये तो बहुत संगीन बात है। और यहाँ ये सिंड्रोम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना वाकई अहम है। जैसा आपने कहा, सिंड्रोम होता है अलामात का मजमुआ। तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, सिर्फ काम चोरी नहीं, सिर्फ मौका परस्ती नहीं, ये इन सब का एक गुठजोड़ है, एक पैकेज डील समझ लें। और ये कोई पैसिव चीज़ नहीं है, मतलब सुस्ती या काहली नहीं है। ये एक बाकायदा एक्टिव स्ट्रैटेजी है, एक हिकमत अमली है। हिकमत अमली किस चीज़ की? अपनी खामियों को छुपाने की, दफ्तर में टिके रहने की, तरक्की करने की। और वो हिकमत अमली क्या है? वही जो इस सिंड्रोम का दूसरा और शायद ज़्यादा खतरनाक पहलू है, चापलूसी, मक्खन लगाना, खुशामद करना, जिसे अंग्रेजी में फ्लैटरिंग या बटरिंग कहते हैं। ये लोग अपनी जो प्रोफेशनल कमजोरियां हैं ना, उनको छुपाते हैं ताल्लुकात बनाकर, खास तौर पर अपने बॉसेस को, सीनियर्स को खुश रखकर। अच्छा, और इसकी उन्होंने कोई मिसाल भी दी थी? जी, वो मिसाल भी बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर अकाउंट्स वेरीफाई होते हैं ना, फेसबुक, ट्विटर पर वो नीला निशान लगता है, ब्लू टिक। जी जी बिल्कुल। तो वो कहने लगे कि इन करीम रोल लोगों को ना चापलूसी और खुशामद के फन में एक गैर सरकारी किस्म का ब्लू टिक मिला होता है। वो इस काम में इतने माहिर होते हैं, इतने मशाक होते हैं कि उनकी चापलूसी अक्सर पहचानी नहीं जाती, लोग उसे खुलूस समझ लेते हैं या हकीकी तारीफ। बाप रे, ये तो बड़ा गहरी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल। और इसी ब्लू टिक की वजह से वो अपनी सारी नालायकी, सारी काम चोरी के बावजूद ना सिर्फ दफ्तर में टिकते हैं, बल्कि कभी कभी तो हैरत अंगेज तौर पर तरक्की भी कर जाते हैं। अगर आप जरा बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये एक तरह की दफ्तरी सियासत है, ऑफिस पॉलिटिक्स, या आप कह लें कि ये सर्वाइवल की एक मनफी किस्म की हिकमत अमली है। ये इस तरफ भी इशारा करती है कि कभी कभी कुछ इदारों में असल काबिलियत से ज़्यादा इम्प्रेशन मैनेजमेंट, यानी तासुर बनाने की सलाहियत और बॉस को खुश रखने का फन ज़्यादा काम आता है। ये सिस्टम का भी मसला हो सकता है, जहां परफॉर्मेंस को नापने के सही पैमाने ना हो या जहां शख्सी पसंद नापसंद ज़्यादा चलती हो। वाकई एक छोटी सी इस्तिलाह कितनी परतें खोल रही हैं दफ्तरी जिंदगी की। खैर, ये बातें चल ही रही थीं कि इतने में सीईओ साहब के दफ्तर से बुलावा आ गया। तो जब हमारे रावी, जिन्होंने सारी कहानी सुनी, उठने लगे मुलाकात के लिए, तो उन परेशान साहब ने उन्हें रोका एक सेकंड के लिए और एक आखिरी बात कही, जो शायद इस पूरी गुफ्तगू का आप कह लें निचोड़ थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, सर, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में ना कोई भी रोल प्ले करने के लिए, अपना किरदार निभाने के लिए, दफ्तर हो या कहीं और, आपको काबिलियत चाहिए, कॉम्पिटेंस, आपको इत्मीनान चाहिए, कॉन्फिडेंस, आपको हुनर चाहिए, स्किल्स, सलाहियतें चाहिए, एबिलिटीज। असल चीजें यही हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम था, लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास ये सब नहीं है,
یا کم ہے تو پھر یہ دوسرا راستہ بھی ہے، یہ چاپلوسی والا، یہ مکھن لگانے والا کام جسے میں نے کریم رول کہا ہے، یا آپ اسے شو پالشنگ کہہ لیں۔ اگر آپ کو یہ فن آتا ہے نا تو یقین کریں آپ کہیں بھی کسی بھی دفتر میں کسی بھی باس کے نیچے اپنی جگہ بنا لیں گے۔ اوہ، یہ تو بڑی خطرناک نصیحت لگ رہی ہے نا؟ مطلب یہ کہ اگر قابلیت نہیں تو چاپلوسی سے کام چلاؤ، یہ تو یہی مطلب ہوا نا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، یہ ایک طرح سے شارٹ کٹ کا، جگاڑ کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں سوچیں تو شاید وہ صاحب اپنی مایوسی میں بھی ایک تلخ سچائی بیان کر رہے تھے، مگر اس کا اصل پیغام جو شاید وہ خود بھی پوری طرح نہیں سمجھا سکے وہ یہی ہے کہ اصل راستہ، عزت والا راستہ، دیر پا کامیابی کا راستہ، وہ تو قابلیت، محنت اور کردار سے ہی بنتا ہے۔ تو پھر یہ کریم رول والا راستہ؟ نہیں، کریم رول بن کر، مطلب چاپلوسی کے سہارے شاید وقتی طور پر جگہ مل جائے، شاید کوئی چھوٹی موٹی ترقی بھی ہو جائے، لیکن اس کے نقصانات بہت گہرے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں۔ پہلا نقصان تو خود اسی بندے کا ہے، وہ اپنا وقت، اپنی توانائی اصل ہنر سیکھنے میں، اپنی کمزوری دور کرنے میں نہیں لگاتا، بلکہ ایک سطحی، ایک بناوٹی رویہ اپنانے میں لگا رہتا ہے، دوسروں پر انحصار کرتا ہے، تو اس کی اپنی گروتھ رک جاتی ہے، وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اندر سے۔ صحیح۔ اور دوسرا نقصان جو زیادہ اہم ہے اور جس کا ذکر ماخذ میں بھی آیا، وہ اخلاقی ہے، روحانی ہے۔ یہ رویہ انسان کو اس کے مقام سے گراتا ہے۔ کہا رہے ہیں نا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بہترین تخلیق، اسے عقل دی، شعور دیا، محنت کر کے کچھ بننے کی صلاحیت دی۔ جی۔ اب اگر کوئی شخص ان سب صلاحیتوں کو چھوڑ کر بس دوسروں کی جھوٹی تعریفیں کرے، ان کے آگے پیچھے پھرے، صرف اپنی جگہ بنانے کے لیے، تو وہ اصل میں اپنی ہی بے عزتی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اس بلند درجے سے نیچے گرا رہا ہے۔ ماخذ میں بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انسان کے درجے، انسان نیچے گر جاتا ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ تعریف صرف خدا کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کی خوبی بیان نہ کریں، ضرور کریں، لیکن ہر وقت بے موقع مطلب کے لیے خوشامد کرنا، یہ انسان کی اپنی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی کردار نہیں رہتا، کوئی سٹینڈ نہیں رہتا، وہ بس ایک کریم رول بن جاتا ہے۔ کریم رول یعنی اوپر سے میٹھا، چکنا، دیکھنے میں اچھا، مگر اندر سے خالی، کھوکھلا، کوئی ٹھوس بنیاد نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی کامیابی جو اپنی ذات کی نفی کر کے ملے وہ واقعی کامیابی ہے، اور کیا وہ ٹک سکتی ہے لمبے عرصے تک؟ شاید نہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو کیا اہم نکات نکلیں؟ پہلا تو یہی کہ کام کی جگہ پر آگے بڑھنے کے دو راستے نظر آتے ہیں، ایک محنت اور قابلیت کا، دوسرا چاپلوسی اور تعلقات کا۔ جی۔ دوسرا، یہ کریم رول سنڈروم والی اصطلاح اگرچہ غیر رسمی ہے، پر یہ دوسرے راستے والوں کے رویے کو، یعنی نااہلی، کام چوری اور خوشامد کی مہارت کے مکسچر کو بیان کرتی ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے اہم کہ بھلے ہی چاپلوسی والا شارٹ کٹ کبھی کبھی چلتا نظر آئے، لیکن اصل عزت، پائیدار کامیابی اور اندرونی سکون وہ تو ہنر، محنت اور اچھے کردار سے ہی ملتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اسی آخری نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے بھی کچھ سوالات چھوڑنا چاہیں گے جن پر وہ خود سوچیں۔ ضرور۔ پہلا تو یہ کہ ہم اپنے آس پاس، دفتر میں یا زندگی میں اس کریم رول سنڈروم کو پہچانے کیسے؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں دوسروں میں؟ اور کیا کبھی یہ رویہ ہمارے اپنے اندر بھی جھلکتا ہے؟ خود احتسابی بھی ضروری ہے نا؟ جی بالکل، خود احتسابی بہت اہم ہے۔ کا راستہ چننا ہے، خاص طور پر اگر ماحول ایسا ہو جہاں شاید کریم رول ہی کامیاب لگ رہے ہوں، یہ مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک چیلنج ہے۔ اور آخری سوال جو شاید سب سے نازک ہے، وہ کون سی باریک سی لائن ہے جو حقیقی تعریف اور مطلب پرستی والی چاپلوسی میں فرق کرتی ہے؟ ہم کیسے اس فرق کو سمجھیں؟ اپنی باتوں میں، اپنے تعلقات میں کیسے اس کا خیال رکھیں کہ ہم خلوص سے تعریف کر رہے ہیں یا انجانے میں چاپلوسی کے قریب جا رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ جی، ان سوالات پر سوچنا میرے خیال میں نہ صرف ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں اور ماحول کو بہتر سمجھنے میں مدد دے گا، بلکہ یہ ہمارے اپنے کردار کو بنانے اور سنوارنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔